देखिए एक मुलाकात हरीश के साथ सिर्फ आपके YouTube चैनल डीजी न्यूज कटनी पर। मैं हूं हरीश। आज हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद है, कटनी के जिला कांग्रेस अध्यक्ष मिथिलेश जैन जी। उनसे खास बातचीत करेंगे कटनी के विकास के विषय में, इसके अलावा राजनीतिक के विषय में और क्या हो सकता है, तमाम विषयों पे आज हम खास बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार हरीश जी, डीजी न्यूज के सारे दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। सर, मेरा जो आपसे पहला प्रश्न है कि कटनी में जिस प्रकार से संक्रमण के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, आपने कल भी कहा कि कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा है, चाहे वो सरकारी दफ्तर हो, कल आपने बात की इसमें सर क्या हो सकता है बताइए। कोरोना वैश्विक महामारी है। दुर्भाग्य की बात यह है कि इससे बचाव के लिए सरकार के पास कोई साधन नहीं है। सरकार के पास जो साधन थे कि मोमबत्ती जला लो और या थाली बजा लो, और सरकार इसके बाद चुप हो गई। अब उनकी ये नहीं सूझ आ रहा कि अब जनता को हम कौन सा प्रोग्राम दे दें कोरोना को भगाने के लिए। ये मन बहलाने के लिए मोमबत्ती जलाना और थाली बजाना एक अच्छा विषय हो सकता है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से इन चीजों का कोई मायने नहीं है। कोरोना से अगर लड़ना है तो हमें सावधानियां बरतना चाहिए। शासन स्तर पर जो उपाय होने चाहिए वो उपाय शून्य के बराबर है। जैसे अगर अपन बात करें कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो गया तो कटनी में उसके इलाज की कोई व्यवस्था नहीं, जबकि कटनी जिला मुख्यालय है। अगर वेंटिलेटर की आवश्यकता किसी मरीज को पड़ जाए तो कोरोना केयर सेंटर में वेंटिलेटर नहीं है। कटनी में कोई एमडी डॉक्टर नहीं है, जिसकी आवश्यकता कोविड सेंटर के लिए पड़ती है कि कोविड केयर सेंटर का प्रभारी अगर बनाया जाता है तो एमडी डॉक्टर कोई नहीं है। तो सरकार के प्रबंध पूरी तौर पर नाकाफी है, कोई व्यवस्था सरकार की ओर से नहीं है। जनता को अपनी सुरक्षा, अपनी जान की सुरक्षा स्वतः ही करना पड़ेगा, ये सब दिख रहा है। तो दूसरा जो मेरा क्वेश्चन है कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इससे ट्रांसपोर्ट का भाड़ा भी बढ़ रहा है। अगर ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, इस पे सर क्या कहना चाहिए? ये प्रश्न तो जो नरेंद्र मोदी जी के अंधभक्त हैं, शिवराज सिंह जी के, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, ये प्रश्न तो उनसे किया जाना चाहिए। लेकिन जनता का प्रतिनिधि होने के नाते अगर मैं ये देख रहा हूं कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब क्रूड ऑयल की कीमत $140 प्रति बैरल थी, तो हिंदुस्तान में कांग्रेस की मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय डीजल पेट्रोल का दाम 60 रुपए लीटर था। जब $140 कीमत थी इंटरनेशनल मार्केट में, और जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत $16 प्रति बैरल हो गई और हिंदुस्तान में पेट्रोल की कीमत 80 पार कर जाए, इसके लिए दोषी कौन है? दोषी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो चुनाव के समय कुर्सी पाने के लिए चिल्लाते हैं कि हमको कुर्सी दो, हम कुर्सी में बैठेंगे तो हम डीजल 30 रुपए 35 रुपए कर देंगे, पेट्रोल 40 रुपए कर देंगे। लेकिन करते उल्टा है। जब भाई इंडिया में तो बहुत कम होता है क्रूड ऑयल, अधिकांश आता है अरब कंट्रीज से या विदेशों से आ रहा है। जब वहां से हमको सस्ता मिल रहा है तो हम इंडिया के लोगों को महंगा क्यों दे रहे हैं? ये जवाबदारी उनकी बनती। इसलिए अभी जुलाई महीने में, इस महीने में और जून के महीने में निरंतर 20 दिन तक रोज कीमतें बढ़ती रही और प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट नहीं किया कि भैया हम क्यों इसकी कीमत बढ़ा रहे हैं। ये जवाबदारी सरकार चलाने वालों की है कि वो स्पष्ट करे कि कीमतें क्यों बढ़ा रहे हैं। सर, अगला जो सवाल है कि जिस प्रकार से अगर आपका महापौर होता है, यहाँ पे काफी समय से कटनी में कांग्रेस पार्टी की महापौर नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं डबल इंजन की सरकार केंद्र में, लेकिन कटनी में सर ट्रिपल इंजन की सरकार है।
अगर आप देखिए केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है 15 सालों से, उसके बाद कटनी में भी बीजेपी की सरकार है स्थानीय स्तर, तो क्या और विकास होना चाहिए था, वो हुआ? ये इस सवाल को आपने अच्छा सवाल किया है। पब्लिक भी इस सवाल को भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछे। पब्लिक के द्वारा दिए गए जनादेश का सम्मान करना हर व्यक्ति का फर्ज है। अगर जनादेश का कोई सम्मान नहीं करता तो फिर वो दोबारा जनादेश पाने का, वोट पाने का अधिकारी नहीं है। अभी पिछला कार्यकाल हम लोगों का नगर निगम का निकला, भारतीय जनता पार्टी का महापौर यहाँ पर था, भारतीय जनता पार्टी का विधायक, भारतीय जनता पार्टी का सांसद, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बीजेपी का। फिर भी आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ने विकास नहीं किया। अरे कुर्सी में तुम बैठे हो तो जवाबदारी तुम्हारी है इस प्रश्न का जवाब देने की कि हमने क्या डेवलपमेंट किया। जो कुर्सी में नहीं बैठा उससे आप प्रश्न पूछते हो। ये भारतीय जनता पार्टी बड़ी एक कुटिल लोगों की, चतुर लोगों की, षड्यंत्रकारी लोगों की पार्टी है जो जनता में भ्रम पैदा करती है कि चोरी हम करें और हमको चोरी का जवाब न देना पड़े तो हम साहूकार से पूछते हैं कि माल तुम्हारे पास कहां से आया। ये कैसी रणनीति है? अगर हमारी पार्टी का महापौर होगा, अभी चुनाव आएंगे, तो हम अपना एक संकल्प पत्र जारी करेंगे कांग्रेस पार्टी का, जिसको चुनाव घोषणा पत्र के रूप में न मान करके चुनावी वचन पत्र मान करके चलेंगे। वो संकल्प पत्र, वचन पत्र में हम जो कटनी के डेवलपमेंट के जो मुद्दे हैं हम उसमें वो रखेंगे। कटनी जिला हमारा 25 मई 1998 को कटनी जिला बना और आज इतने वर्षों में, उस समय 2003 तक कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार और अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ पर विधायक निरंतर 2003 से भारतीय जनता पार्टी का है, सांसद निरंतर भारतीय जनता पार्टी का है। मैं इनसे ये सवाल करता हूं कि आपने कटनी के विकास के लिए क्या किया? यहाँ पर शैक्षणिक सुविधाएं हैं तो कटनी में जितने भी कॉलेज हैं वो प्राइवेट संस्थाओं ने बनाए, चाहे शासकीय तिलक महाविद्यालय हो, ये प्राइवेट था, बाद में शासन ने लिया। शासकीय कन्या महाविद्यालय है, वो जनता के लोगों ने अपने पैसे से बनाया, जमीन दी, बिल्डिंग दी और अब शासन के पास है। साधुराम हाई स्कूल से लेकर के जितनी स्कूलें हैं ये सब जनता ने बनाई। सरकार की जो जवाबदारी होती है, क्या किया? न यहाँ फैकल्टी बढ़ रही है, न शिक्षा की कोई साधन बढ़ रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो आखिर ये कटनी का विकास होगा कैसे? कटनी का बच्चा आज भी पढ़ने के लिए जबलपुर, भोपाल, इंदौर, कोटा और बेंगलोर और न जाने कहां जाता है। तो कटनी का डेवलपमेंट तो तब होगा जब यहाँ पर शैक्षणिक सुविधाएं बढ़े, और वो तब बढ़ेंगी जब यहाँ कोई दमदार जनप्रतिनिधि आएंगे, वो लड़ेंगे अपने लिए नहीं, अपने शहर के बच्चों के लिए, अपने शहर के लोगों के लिए लड़ेंगे, तब ये शैक्षणिक सुविधाएं यहाँ पर बढ़ेंगी। सर इतनी सारी समानता है, उसके बाद इतने सालों में तो मेडिकल कॉलेज नहीं आ पाया, या बीएड हो या लॉ की पढ़ाई करनी हो तो सरकारी तो व्यवस्था है नहीं। लेकिन अगर आने वाले सर जो इसमें मेरा जो सवाल जोड़ता हूँ मैं, जो उपचुनाव भी होंगे उसमें आप कहाँ देखते हैं? और दूसरा सर जो पार्षद और महापौर के चुनाव भी होने हैं तो सर उसमें क्या तैयारी है? नगर निगम की जहाँ तक चुनाव की बात है, मैं पिछले 20 साल से नगर निगम से जुड़ा हुआ हूँ। लगभग हर परिषद में काम करने का मौका मिला और हम लोगों ने काम किया और हम लोगों ने हमेशा शहर के विकास की बात करी। आगामी समय में भी हम लोगों की तैयारी पूरी है, पूरे 45 वार्ड हैं, हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से कटनी शहर की जनता से हाथ जोड़ करके ये पूछना चाहते हैं कि अपने दिल में हाथ रख करके आप खुद सोचिए कि जिन लोगों को आपने कुर्सी पर निरंतर बैठाया, जिस दल के लोगों को बैठाया, क्या उन लोगों ने आपके साथ कोई न्याय किया? क्या उन लोगों ने कटनी शहर का अच्छा विकास किया? क्या किसी का भला हुआ? सिर्फ टैक्स बढ़ाना, पानी का पैसा बढ़ा देना, भ्रष्टाचार करना, इसके अलावा इस शहर को कुछ नहीं मिला। इस शहर ने हमेशा धोखा खाया।
तो मेरा विश्वास है कि अब ये धोखेबाजी की संस्कृति खत्म होगी और अब जब भी चुनाव होगा, हम कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते जनता को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप एक बार कांग्रेस को मौका दीजिए। आपने सबको मौका दिया, निरंतर अनेकों बार मौका दिया, एक बार कांग्रेस के ऊपर विश्वास करिए और देखिए आपके साथ न्याय होगा। सर 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी, 15 महीने में उसको गिरा दिया गया। अब जो चुनाव होंगे उसमें सर कैसे परफॉर्म करेंगे? देखिए, चुनाव में मुद्दे होते हैं। जो 22 विधायक कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह में चुने गए, उसमें से बहुत सारे कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया कि हमने केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर कांग्रेस की सरकार गिराई। तो अब जनता इनसे सवाल ये करेगी कि जब हमने आपको पिछली बार जिताया, आप मंत्री थे, किस कारण से आपने इस्तीफा दिया? आप बताइए, जो चुनाव हो रहा है। आप भी अगर मतदाता हैं, नौजवान हैं आप लोग, तो आप पूछेंगे नहीं कि भैया जब पिछली बार हमने तुमको जिताया तो बिना किसी कारण के आपने इस्तीफा दिया, अब फिर आप चुनाव करवा रहे हैं, हम आपको वोट क्यों दें? आप क्या मुद्दा लेकर के आए हैं? क्योंकि 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने बीजेपी पर विश्वास नहीं किया, कांग्रेस पार्टी पर विश्वास करते हुए प्रदेश की सत्ता कांग्रेस पार्टी को सौंपी थी। तो जनता, मैं अगर मतदाता होता, राजनीति में नहीं होता, तो मतदाता होने के नाते तो मैं वोट डालने के पहले इस बात को जरूर सोचता कि मैं इनको वोट क्यों दूं जिन्होंने हमारे वोट का अपमान किया और फिर से आ गए यहां पर। अब पर्दे के पीछे जो लेन देन के खेल हुए, जो तमाम समाचार पत्रों और सोशल मीडिया में आए, हो सकता है वो कारण रहा हो। तो ऐसे लोगों को पब्लिक नकार देगी। हमको पूरा विश्वास है कि 24 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी और दोबारा कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। सर बेरोजगारी इस प्रकार से कोरोना हुआ, कई लोगों की नौकरियां चली गई। अभी रेलवे ने भी कहा है कि हम 1 साल तक ज्वाइनिंग, जिनकी ज्वाइनिंग पास हो चुके उनकी ज्वाइनिंग नहीं देंगे या फिर नई भर्तियां नहीं करेंगे, और रेलवे का निजीकरण, इसे कितना सही मानते विपक्ष के? देखिए, रेलवे एक भारत की एक ऐसी संस्था है शासकीय, जो कि देश की आधारशिला है। जैसे रक्त का संचार पूरे शरीर में होता है, और रक्त ना हो तो फिर शरीर नहीं चलेगा। तो रेल भी हमारे भारत देश की जीवन का एक रक्त है। रेलवे को मैं 2014 पे एक वीडियो देख रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे कि अब वो झूठा है कि हम निजीकरण कर रहे हैं रेलवे का, कोई भरोसा न करना इस बात पर। लेकिन आज जब 109 ट्रेनों को आप निजी क्षेत्र में दे रहे हैं, तो क्या आप 2014 में सच बोल रहे थे या झूठ बोल रहे थे? जब देश का प्रधानमंत्री अगर झूठ बोलेगा तो देश की जनता किसके ऊपर यकीन करेगी? निजी क्षेत्रों में तब दिया जाता है जब कोई घाटे में चल रहा हो, कोई सरकार चला नहीं पा रही। तो घाटे में तो नहीं चल रही, लेकिन एक बात जरूर है कि अगर बंदर के हाथ में उस्तरा दे दो तो वो क्या करेगा? ये मतलब एक ऐसा कठोर मैंने शब्द बोल दिया कि जिन लोगों को सरकार चलाना नहीं आता, उनको अगर कुर्सी मिल जाए तो बड़ी बड़ी कंपनियां, जितनी भारत की नवरत्न कंपनियां जो कहलाती है, BSNL बंद होने की कगार में है, रेलवे को आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं आप, बाकी बड़ी बड़ी कंपनियां बिक रही हैं। LIC का भी सर, LIC की क्या हाल है कि उसका पैसा निकाल करके आपने ढबोड़ों जो भाग गए पैसा खा खा करके उनकी भरपाई कर दी। तो देश जा रहा है, देश आगे नहीं बढ़ रहा, देश पीछे जा रहा है। अगर सर जो पार्षद के चुनाव होते हैं हाल ही में, अगर आपकी पार्टी की सरकार बन जाती है महापौर या पार्षद के तौर पे, तो सर उसमें क्या प्राथमिकता होगी कटनी के विकास की? देखिए, प्राथमिकता सबसे पहले कटनी नगर एक स्वच्छ नगर रहे। जितनी सड़कें हैं, जितनी नालियां हैं, वो नवीन बने,
लोगों को चलने का और निस्तार का समुचित व्यवस्था हो, साफ सफाई रेगुलर होती रहे। कटनी नगर में आमोद प्रमोद का कोई साधन नहीं है, कोई पार्क नहीं है। एक सुगम्य पार्क है कटाई घाट वाला, उसकी कैसी अवस्था है बताने की आवश्यकता नहीं। आमोद प्रमोद के साधन बने, पार्क अच्छे बने, अच्छे जिम बने, ये सारी व्यवस्थाएं होना चाहिए। 24 घंटे पानी का वादा करके भारतीय जनता पार्टी ने पानी का शुल्क बढ़ा दिया, लगभग तिगुना कर दिया उसको। लेकिन 24 घंटे पानी की बात छोड़ दीजिए, आधे घंटे पानी नहीं मिल रहा। तो हमारी कोशिश होगी कि हम 24 घंटे पानी दें। ये सारा काम हमको करना पड़ेगा। टैक्सेशन की व्यवस्था सरल हो। सबसे बड़ा उद्देश्य कांग्रेस पार्टी का यह रहेगा कि यदि कोई व्यक्ति नगर निगम कटनी में अपना काम कराने जाता है तो दुखी होकर के जावे, लेकिन खुश होकर के नगर निगम के गेट्स के बाहर आवे, तब नगर निगम सार्थक हो सके। ऐसा हम लोग करने का प्रयास करेंगे। सतना का मुद्दा चल रहा है जो विपक्ष के तौर पे आप लोग उठा रहे हैं, सतना विधायक भूख हड़ताल में भी हैं, तो सर इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, अभी कोरोना कार्यकाल में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने श्रम कानूनों में बहुत सारे परिवर्तन कर दिए, लेबर लॉज में। आपने कैसा लेबर लॉज में परिवर्तन किया? या सतना में सैकड़ों कर्मचारियों को फैक्ट्री ने बाहर कर दिया? क्या ऐसा परिवर्तन चाहिए कि फैक्ट्री वाले की मनमर्जी करेगी चलेगी, और जो खून पसीना बहा करके अगर अपना योगदान देता है फैक्ट्री को चलाने में, वो सड़क पर बैठने में मजबूर है? निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की फैक्ट्री मालिकों से मिली भगत के कारण ये हो रहा है, और पूरी कांग्रेस पार्टी इस मामले में मजदूरों के साथ में। सर, ऐसा देखने में आ रहा है कि क्या कटनी में या प्रदेश में पार्टी के पास कार्यकर्ताओं की कमी है, या सोशल मीडिया में से पार्टी एक्टिव क्यों नहीं होता? सोशल मीडिया में भी पार्टी एक्टिव है। कोई भी सोशल मीडिया शहर के जितने ग्रुप है सब में पार्टी एक्टिव है। कांग्रेस का हमारा आईटी सेल मजबूत है, हर वार्ड में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। हाँ, फर्क एक ये है कि कांग्रेस पार्टी झूठ नहीं बोल पाती, हमारे कार्यकर्ता सच्चाई बोलते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं। झूठ बोल बोल करके कुर्सी ले लेते हैं, झूठ बोल बोल करके पब्लिक को गुमराह कर देती है। मैं पूछता हूं ना कि जितनी बार चुनाव हुए नगर निगम के पार्षद का, महापौर, विधायक, सांसद का, जितने वादे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किए, क्या वो पूरे हो गए? यही तो झूठ है कि झूठ बोलकर कुर्सी ले ली, झूठ बोलकर सोशल मीडिया में पब्लिक को बदलाते हो। तो हम झूठ का मुकाबला सच्चाई से ही करते हैं, ये फर्क होगा दोनों में। सर, जब कमलनाथ कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने जो पार्षद या महापौर चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से कराने का विचार किया था, लेकिन अब फिर से बीजेपी आने के बाद उसको प्रत्यक्ष तरीके से कराने का विचार है, तो सर आप किसे सही मानते हैं? मैं तो इसको इतना हास्यास्पद मानता हूँ। वकील होने के नाते मैं एक बात की ओर ध्यानाकर्षण करूंगा। इसी विधानसभा ने, इन्हीं विधायकों ने बहुमत से निर्णय लिया कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर का चुनाव होगा, और इसी विधानसभा इन्हीं विधायक अगर अब दूसरा निर्णय लेते हैं तो आखिर कौन सा रातों रात ऐसा परिवर्तन हो गया? सिर्फ क्या सरकार परिवर्तन हो जाने से कानून परिवर्तन कर दिया जाए? आपने ही तो निर्णय लिया था, इसी विधानसभा ने लिया। अब ऐसी कौन सी ऐसी स्थिति आ गई कि जिसके कारण आपको लग रहा है कि हम अप्रत्यक्ष प्रणाली से अलग करके प्रत्यक्ष प्रणाली से कर लें? ऐसा क्यों? इसका कोई औचित्य नहीं है। अगर पार्षद चुनेंगे तो 1994 में जब पहला चुनाव हुआ उस समय भी अप्रत्यक्ष प्रणाली थी। आज भी मध्य प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री को चुना जाता है तो क्या जनता चुनती है? प्रधानमंत्री चुना जाता है तो क्या जनता चुन रही है? विधायक लोग मुख्यमंत्री चुनते हैं ना, और सांसद लोग प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो अगर पार्षद अपने मुखिया को, महापौर को चुन रहा है तो उसमें बुराई क्या है? सर, जो अगला प्रश्न है कि जो मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग में गया तो मैंने देखा जब 2.25 करोड़ से ज़्यादा शिक्षक
प्राइवेट स्कूल बंद हो गए, स्कूलों को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं, क्या उनके लिए योजना लानी चाहिए। या दिन में से रेलवे गया तो वहाँ भी मैंने देखा जो कूली बैठे थे उनको उतनी सवारियाँ मिल नहीं रही, तो फिर रेलवे चल ही नहीं रही थी, वो भी कह रहे थे अगर भूखे मरने की नौबत आ रही है। तो क्या इन वर्ग के लिए तमाम योजना आनी चाहिए? बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी सहमत हूँ। कुली एक ऐसा वर्ग है जो यात्रियों का सामान ढोने पर आश्रित है। ट्रेनें बंद है तो वो वर्ग क्या करेगा? हर शहर में, हर रेलवे स्टेशन में 25, 50, 100, 200 कुली होंगे। आखिर वो भी हमारे समाज का अंग है, मजदूर है। हमारे देश में खाद्यान्न का इतना ज्यादा भंडार है कि रखने की जगह नहीं, वो सड़ जाता है बरसात में। तो ऐसे खाद्यान्न के भंडार के द्वार जो है ऐसे वर्ग के लिए खोल देना चाहिए। अभी भी फैक्ट्रियां बहुत सारी बंद हो गई हैं, जिनके मजदूर रोजगार विहीन हो गए, उनको हम खाद्यान्न दें, तो ये तो करना चाहिए। स्कूल के जो शिक्षक हैं वो भी एक मजदूर है, मानसिक श्रम करते हैं, उनको सरकार को पैसा देना चाहिए, योजना बनाई जाना चाहिए। हमने बीच में सुना पिछले महीने की नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 20 लाख करोड़ का पैकेज हम दे रहे। 20 लाख करोड़ रुपए की अगर वर्षा करो तो पूरे देश में पैसा बरस जाए, लेकिन हमको तो नहीं लग रहा कि कहीं है 20 लाख करोड़। टीवी में जरूर सुनाई दिया, पेपरों में जरूर पढ़ने को मिला, लेकिन नागरिकों से पूछो तो कहते कोई लाभ नहीं मिला, 20 पैसे नहीं मिले। तो आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? इसी में एक योजना चल रही है असंगठित क्षेत्र में। तो पिछली बार जी महापौर जी आए थे सब, तब भी मैंने उनसे सवाल किया था कि जो असंगठित क्षेत्र में योजना चली 10,000 तक का जो ऋण दिया जाएगा शासन की तरफ से, वो सर अभी तक लोगों को मिल नहीं पाया। काफ़ी समय हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गए। उसमें भी सर मैंने बात रखी थी कि नगर निगम में जब लोग जा रहे हैं अपना पंजीयन करवाने, तो आधार में जिनका नंबर लिंक है वो तो ठीक है, लेकिन जिसका नंबर लिंक नहीं है उनको बायोमेट्रिक करना पड़ेगा अंगूठे के द्वारा। तो सर जब वो ऑनलाइन सेंटर जाते हैं 50 से 100, 100 से 150 तक ऑनलाइन सेंटर लिए जाते हैं, तो इसमें क्या सर एक सीमा तय नहीं कर देनी चाहिए? बिल्कुल, ये योजना में कमी है। जल्दबाजी में योजना बना दी लाभ देने के लिए, लेकिन उसका लाभ किसी को नहीं मिलता। पेपरों में विज्ञापन दे करके लोगों में भ्रम पैदा करना कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी योजना का लाभ अगर जनमानस तक नहीं पहुंच रहा तो ऐसी योजना फेल होती है। इस महामारी में जो राशन है वो तो बीपीएल वालों को ठीक है, जिनके पास बीपीएल कार्ड मिलेगा, लेकिन जो मिडिल क्लास है जिनके पास बीपीएल कार्ड नहीं है, मिडिल क्लास में नौकरियां चली गई या नौकरी नहीं गई, सैलरियाँ आधी हो गई, बहुत दिक्कत। सर क्या उनके लिए भी कोई योजना आनी चाहिए? 1000% हम आपकी बात से सहमत है कि उच्च वर्ग तो बिना कोई काम किए खा पिया, उसके पास पैसे है। निम्न वर्ग है, मान लो बीपीएल में उसको राशन मिल गया, रोजगार तो उसका भी खत्म हो रहा है या खत्म हो गया, केवल राशन मिल रहा है तो 2 रोटी खा लेगा। लेकिन मध्यम वर्ग भी बहुत ज़्यादा परेशान है, उसके पास न पैसे हैं न रोजगार के साधन है। एक विशेष योजना मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बनाया जाना चाहिए। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कई बार बोला, कांग्रेस पार्टी ने जब लोकसभा का चुनाव लड़ा एक न्याय योजना बनाई कि हर परिवार को, सोनिया गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी, उन्होंने भी इस बात को बोला कि हर परिवार को 6,000 रुपया मासिक दिया जाए। तो इतना पैसा हमारे पास है और हम दे सकते हैं। तो जब तक हमारा कोरोना महामारी का कार्य चल रहा है तो प्रत्येक परिवार को 6,000 रुपया मासिक दिया जाना चाहिए, पर एक मुश्त 10,000 रुपया तो तत्काल लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप आए, हमें वक्त दिया, आगे भी आपसे बातचीत बिल्कुल, तो आज हमारे साथ मौजूद थे मिथिलेश जैन जी। बहुत बहुत